हेलो दोस्तों, मैं एस.एन. रावल एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि के सेकंड टेस्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ वापस उपस्थित हूं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा संडे टू संडे टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, टेस्ट पेपर करवाया जाता है और उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाइए और लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिरुचि से। और जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि BSTC में शिक्षण अभिरुचि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सिलेक्शन में भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक जो प्रश्न है उसकी व्याख्या आपको दे सकूं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। यानी कि एक अच्छा नेतृत्व, अगर नेतृत्वकर्ता आप बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि कौन सा गुण होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन है समूह के व्यक्तियों में आस्था, सही है। कार्य का वितरण नहीं, कार्य का वितरण तो इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। प्रभुता की प्रवृत्ति ये तो गलत है, और दंड ये तो गलत है, ठीक है। दंड यदि दोगे तो आपके प्रति लोगों में आस्था नहीं रहेगी। इस वजह से अपन बात करें कुशल नेतृत्व की सफलता डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस पर, समूह के व्यक्तियों में आस्था पर। जब समूह के व्यक्तियों में आस्था होगी, लोगों की आपके प्रति श्रद्धा जुड़ेगी, विश्वास जुड़ेगा, तो ही लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 पे बात करें तो देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। तो देखिए गलत उच्चारण किससे संबंधित है, मुख मुद्राएं एवं हाव भाव किससे संबंधित हैं, ओजाइव क्या है, डिकोडिंग क्या है। तो दोस्तों देखिए डिकोडिंग तो संबंधित है संचार प्रक्रिया के तत्वों से, ठीक है, यानी कि ये हो गया। ओजाइव जो है ये ग्राफ से संबंधित है। गलत उच्चारण कह सकते हैं ये भाषा की क्या हो जाएगी, बाधा। मुख मुद्रा एवं हाव भाव आ जाएंगे अशाब्दिक संचार में, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन मिला ही है कि आपको तो मिलाना है अपने को 2 से, ठीक है। 2 ऑप्शन यहां मिल रहा है अपने को। ब को मिला दीजिए आप 3 से, ब को मिला दीजिए 3 से, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन तो अपने को मिल नहीं रहा। तो देखो दोस्तों, देखिए जैसा कि मैंने आपको पेपर में भी परिवर्तित करवा दिया था, तो बात अपन करते हैं कि जैसे देखिए ये अ, ये ब, ये श और ये द है, ठीक है दोस्तों। अ को मिलाया अपन ने किससे, 2 से, ठीक है। फिर ब को मिलाया किससे, 3 से, और स को मिला दिया किससे, 1 से, और द को मिला दिया 4 से। यानी कि इस तरह से हमारा ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का तरीका है। अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का तरीका है, यानी कि आप शिक्षक को बच्चों को सिखाना चाहते हो। अधिगम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिखाना, ठीक है। बात अपन करते हैं अधिगम को। वैसे बच्चों को सिखाना चाहते हो, बच्चा सीखना चाहता है, वैसे अधिगम का अर्थ सीखना होता है। तो अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका है, यानी कि बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सिखा सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए नई शिक्षण तकनीक, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा ये भी ठीक है। धन, धन तो बिल्कुल गलत है, ये तो अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पूर्व ज्ञान, इस पे भी अपन विचार कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे उत्तम तरीका है स्वप्रेरणा। जब तक मेरे मन में किसी भी चीज को सीखने की प्रेरणा जागृत नहीं होगी, मैं उसे नहीं सीखूंगा। और यदि मेरे मन में अपने आप किसी भी चीज को सीखने की स्वप्रेरणा जागृत हो गई है तो मैं निश्चित रूप से उस वस्तु को सीख लूंगा, उस ज्ञान को सीख लूंगा। तो दोस्तों वैसे तो नई शिक्षा नीति भी जरूरी है, पूर्व ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन स्वप्रेरणा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 85 पे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो देखिए, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, यानी कि मूल्यांकन दो प्रकार का बात अपन करते हैं। क्या नाम है, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, रचनात्मक और योगात्मक दो प्रकार के होते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, चर्चा करते हैं। समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है, निष्पादित मतलब प्राप्त किया है, इसका पता लगाना। अधिगम को सुगम बनाना और ग्रेड प्रदान नहीं करना, नहीं करना ये तो गलत हो गया, ग्रेड प्रदान करते हैं हम, नहीं करना गलत हो गया। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, नहीं, अगली इकाई के अनुदेशन से आपने पढ़ाया नहीं, उसके पहले आप कैसे एग्जाम ले लोगे, मूल्यांकन कैसे कर लोगे, यानी कि पढ़ाने के बाद मूल्यांकन होगा, पहले पढ़ाया ही नहीं। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष प्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है, इसका पता लगाना, यानी कि आपने पढ़ाया, उसने शैक्षिक गतिविधियों में भाग लिया है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन का निर्माण, योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 पे चर्चा करते हैं। देखिए, कक्षा का एक मेधावी, ये मेधावी है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, तो मेधावी, कक्षा का एक मेधावी बालक को संगति में पड़ जाता है, बुरी आदतों में पड़ जाता है। आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे, उसे डांटेंगे? नहीं दोस्तों, ये तो अपनी नई शिक्षा नीति जो है वो हमें कहती नहीं है कि वे बच्चों को डांटना है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपना ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बात अपन करते हैं, देखिए ये तो हो गया, डांटना तो गलत है, डांटना तो क्या है, गलत। उसकी उपेक्षा करेंगे? नहीं, उपेक्षा क्यों करेंगे? अगर बच्चे की उपेक्षा करोगे आप, और मतलब बुरी आदत अगर बच्चे को लग गई है और आप फिर भी उसमें सुधार नहीं कर रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो, तो हो सकता है वो और ज्यादा गलत बिगड़े, और ज्यादा बिगड़ जाए। उसके माता पिता से मिलेंगे, हाँ ये हो सकता है, उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे। अब सुनो दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है वो स और द दोनों में से एक है। तो बात करें, देखो दोस्तों, पहले हम बच्चे को प्रेम पूर्वक समझाएंगे, बच्चा अगर समझ जाता है तो माता पिता से मिलने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द। हाँ, अगर प्रेम पूर्वक समझाने के बावजूद भी अगर बच्चा नहीं मानता है तो फिर आप माता पिता से मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप विद्यालय के प्रशासक हैं, यानी कि प्रधानाचार्य हैं, आप अपने कुशल नेतृत्व के लिए क्या करेंगे? आप प्रधानाचार्य के पद पर हैं, अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य के पद पर हैं, तो आप कुशल नेतृत्व के लिए क्या करेंगे, यानी कि क्या क्या काम करेंगे जिससे लोगों को लगेगा कि आप अच्छी तरह से क्या कर रहे हो, पूरी जो स्कूल की टीम है वो चल रही है आपके साथ। तो देखिए, स्वयं में दूरदर्शी होने की क्षमता विकसित करेंगे, हाँ ये भी कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान रखेंगे, हाँ ठीक है। आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखेंगे, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, इन चारों ऑप्शनों में से वैसे तो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन सही है स वाला। आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखेंगे, आप प्रधानाचार्य हो और आपको एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में क्या करना पड़ेगा, विद्यालय के अंदर उपस्थित होना पड़ेगा। जब आप आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित होंगे तो बाकी साथी जो अध्यापक है वो अपने आप आपको फॉलो करेंगे और बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। दूसरी बात, परंपराओं का ज्ञान, परंपराओं से मतलब एक प्रधानाचार्य जो होता है उसको कौन कौन सी परंपराएं निभानी पड़ती है विद्यालय के अंदर, ये यदि आप करते हो तो आप अपने आप क्या हो जाओगे, कुशल नेतृत्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 पे देखिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, यानी कि बात अपन करें, आप अध्यापक हैं और आप बच्चों के अंदर क्या करना चाहते हैं, सृजनशीलता का गुण विकसित करना चाहते हैं। सृजनशीलता का मतलब है नवनिर्माण, कुछ नया बनाना। तो सृजनशीलता का गुण आप क्या करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। तो इसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बच्चे को कार्य केंद्रित करेंगे? नहीं, बच्चे को कार्य केंद्रित करेंगे तो नई सोच कैसे विकसित होगी, वो तो उसी में उलझा रहेगा। लक्ष्य केंद्रित नहीं, लक्ष्य केंद्रित कर देंगे तो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचेगा, कुछ नया नहीं सोच पाएगा। कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित नहीं। पुरस्कार वो प्रेरित, ये सही है। बच्चे ने कुछ नया किया, उसको पुरस्कार दिया गया, शाबाशी दी गई, कुछ भी मान लीजिए आप पुरस्कार के रूप में,
तो शायद हो सकता है वो कुछ और नया करने की क्या करेगा, सोचेगा। तो द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर देखते हैं, संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएसटीसी में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है, ठीक है। बात अपन करते हैं विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पृष्ठ पोषण हेतु, पाठ पूरे करने हेतु, स्वयं के मूल्यांकन हेतु नहीं, स्वयं के मूल्यांकन हेतु सूक्ष्म शिक्षण नहीं किया जाएगा, पाठ पूरे करने हेतु भी नहीं होता, पृष्ठ पोषण भी नहीं। यानी कि विभिन्न कौशलों के विकास हेतु आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, इस वजह से सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, ताकि आप जब अध्यापक के रूप में विद्यालय में उपस्थित हों तो आपके अंदर उन सभी कौशलों का विकास हो जाए जो एक अध्यापक में होने चाहिए। इसी के उद्देश्य के लिए सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अ, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे बात करते हैं, सीखना किससे प्रभावित होता है। सीखना किससे प्रभावित होता है, तो दोस्तों देखिए, सीखना किससे प्रभावित होता है, बात करते हैं। हमारा ऑप्शन है आत्मा से, जी नहीं, बुद्धि से, मन से। मन और बुद्धि का मतलब एक ही है। तो सीखना किससे प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा होगा प्रेरणा से। किससे, प्रेरणा, अभिप्रेरणा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और स्किनर ने तो वैसे भी कहा है कि अभिप्रेरणा जो होती है वो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होता है। तो इस आधार पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 पे देखते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में मुद्रित, संप्रेषण की प्रक्रिया में मुद्रित एवं अमुद्रित दोनों प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन मुद्रित माध्यम है। मुद्रित का मतलब होता है जो छापा जाए, ऐसी सामग्री जो छपाई जाए उसको क्या बोलते हैं, मुद्रित माध्यम बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्व अनुदेशित सामग्री ये मुद्रित होती है। स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट नहीं, ये मुद्रित नहीं होता। टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वैसे वीडियो डिस्क नहीं, ये भी नहीं होता। ओवरहेड प्रोजेक्ट तथा एपिडेक्स को नहीं। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन होगा स्व अनुदेशित सामग्री का मतलब है आप अपने द्वारा जो नोट्स वगैरह है उनको छपवा रहे हो, ये स्व, या मान लीजिए आप अपने नोट्स बना रहे हो तो ये स्व अनुदेशित सामग्री होती है। यानी कि अ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे देखिए, अध्यापक के रूप में आपके सामने कक्षा में छात्रों द्वारा गलत आचरण व गलत व्यवहार की समस्याएं आएंगी। बिल्कुल आएंगी, बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो हो सकता है बच्चे गलत व्यवहार करें, गलत आचरण करें। आप गलत आचरण से संबंधित समस्याओं के विषय में क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे। यानी कि बच्चा अगर गलती कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। पहली बात देखिए, अध्यापकों को छात्रों की गलत आचरण की समस्याओं को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, अधिक गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप केवल बच्चों की जो गलत आचरण है उन्हीं को लेकर के थोड़ी बैठ जाओगे। आपको पढ़ाना भी तो है। तो बात अपन करें कि गलत आचरण की समस्याओं को अधिक गंभीरता से तो नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बात अलग है, बाकी नहीं, ऐसे सामान्य नहीं। हंसकर टाल देने के बजाय तुरंत कारणों उपाय सोचना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक ये भी सही हो सकता है। प्रधानाध्यापक को शिकायत करनी चाहिए, नहीं। जब प्रधानाध्यापक से शिकायत क्यों करेंगे, पहले हम अपने स्तर पर क्या करेंगे, उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। समस्याओं को अधिक गंभीरता से न लेकर छात्र से, उनके मित्रों से तथा आवश्यकता होने पर अभिभावकों से मिलकर समाधान निकालना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। बात अपन करते हैं ब और जो द है, इसमें से बेस्ट जो आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अपना क्या, नंबर 2। समस्याओं को अधिक गंभीरता से न लेकर छात्र से, उनके मित्रों से, छात्र से बात करेंगे, छात्र के जो दोस्त हैं उनसे बात करेंगे, तथा आवश्यकता अगर हुई तो माता पिता से मिलकर के उसका समाधान निकाल लेंगे। अब बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करें कि देखो क्वेश्चन नंबर जो है 92 के बाद देखिए, 92 के बाद बात अपन करते हैं, देखिए 92 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93। ये देखिए 93 पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना, आप किसी समूह के नेता हैं, बिल्कुल जी। आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, ठीक है साहब। उसके प्रत्येक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा। आप नेता हो, ठीक है, और आप नेता हैं और आपके समूह में सदस्य हैं, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जनता है आपकी। तो जनता में से मान लीजिए कि एक सदस्य जो है वो अन्य जाति और अन्य धर्म का है, यानी कि आपके धर्म और जाति से बिलोंग नहीं करता है। तो उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उदासीनतापूर्ण होना चाहिए, नहीं। उदासीनतापूर्ण तो नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि उदासीनतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो अपने वो आपको नेता मानेगा ही नहीं, हो सकता है वो आपके समूह को छोड़ दे। घृणा मुक्त, ये थोड़ा यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पर है घृणा मुक्त, हाँ ये फिर भी सही हो सकता है, घृणा मुक्त, सामान्य, निष्पक्ष। अब सुनो दोस्तों, सबसे ज्यादा सही है निष्पक्ष। निष्पक्ष जो ऑप्शन है, आप निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, चाहे वो आपकी जाति का हो, चाहे आपके धर्म का हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको नेता मानता है, आप उसका नेतृत्व यदि कर रहे हैं, वो आपका समूह का सदस्य है, तो आपको उसके साथ समान व्यवहार, निष्पक्ष व्यवहार करना पड़ेगा। और जब आप निष्पक्ष व्यवहार करोगे तो घृणा मुक्त व्यवहार अपने आप इसमें शामिल हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 93 पर ब हो जाएगा। सार्थक संप्रेषण में निर्मित होता है, यदि आप संप्रेषण करते हो, हाँ बच्चों के साथ पढ़ाते हो, लिखाते हो, जो भी है, एक तरह से आप पढ़ाना लिखाना संप्रेषण मान लीजिए आप, तो आपका सार्थक जो संप्रेषण होगा, सार्थक पढ़ाना लिखाना कब साबित होता है? तो देखो, छात्र कल्याण, जी नहीं, प्राचार्य की भलाई नहीं करनी, हाँ अच्छा, विद्यालय की प्रगति, ये हो सकता है, छात्र के व्यक्तित्व का विकास। लेकिन बात करें, छात्र के व्यक्तित्व का विकास ही आपका प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय की प्रगति तो अपने आप हो जाएगी दोस्तों। विद्यालय की प्रगति, भाई अपना मेन टारगेट तो क्या होता है? छात्र का व्यक्तित्व का विकास करना है, ठीक है। तो सार्थक संप्रेषण में निर्मित क्या होता है? छात्र के व्यक्तित्व का विकास होता है। संप्रेषण से विद्यालय की प्रगति का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 पे देखिए, आपने एक अध्यापक का पेशा चुना है, यानी कि आप अध्यापक बनने जा रहे हो या आप अध्यापक बन चुके हैं, ठीक है। एक अध्यापक के रूप में आप कक्षा में व्यवहार के कुछ नियम निर्धारित करेंगे। बिल्कुल नियम निर्धारित नहीं करेंगे तो कक्षा में अव्यवस्थाएं फैल जाएगी, अनुशासनीय क्लास हो जाएगी। और अनुशासन होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का दूसरा रूप ही क्या है? अनुशासन है। जहां पर अनुशासन है वहीं पर शिक्षा है। तो जरूरी है कि हम नियम निर्धारित करेंगे। कक्षा के नियमों के पालन करने के बारे में आपकी क्या धारणा होगी? अब आपने नियम बना दिए, लेकिन उन नियमों को किस तरह से आप फॉलो करवाओगे बच्चों से? तो देखिए, कक्षा के नियम अपरिवर्तनीय माने जाने चाहिए। नहीं, ये तो गलत बात है। अपरिवर्तनीय कैसे? आवश्यकता पड़ेगी तो परिवर्तन करना पड़ेगा भाइयों। कक्षा के नियम में अपने प्रिय छात्रों के मामलों में ढील दे देंगे? नहीं। मान लीजिए आपके कुछ प्रिय छात्र हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हो? सरलता का व्यवहार कर रहे हो, कुछ बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार कर रहे हो, तो इससे तो क्या होगा? भेदभाव पैदा होगा क्लास में। तो ये नहीं कर सकते। छात्रों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे, हाँ ये सही हो सकता है। कक्षा के नियमों को लचीला मानेंगे तथा परिस्थितियों के अनुरूप उनमें परिवर्तन करते रहेंगे। देखो, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करना ठीक है, लेकिन कक्षा के नियमों को लचीला मानना ये गलत है। क्योंकि कक्षा के नियमों को लचीला मानोगे तो कहीं ना कहीं आपके क्लास में अव्यवस्थाएं फैलेगी, अनुशासनहीनता बढ़ेगी। इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनात्मक बालकों की समस्या के समाधान में सुझाव व ग्रहणशीलता, संवेग तथा पूर्वाग्रह आदि महत्वपूर्ण बाधक तत्व हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। सृजनात्मक बालकों की समस्या के समाधान में सुझाव व ग्रहणशीलता, संवेग तथा पूर्वाग्रह का मतलब आप एक शब्द से भी इसका सही कर सकते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब मान लीजिए कि जिस बच्चे ने पहले से सोच लिया कि मुझे तो समझ में आएगा ही नहीं, तो शायद वो उसको आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है? बाधा उपस्थित होती है। तो ये तो सही है। सृजनात्मक बालकों के विकास में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, चाहे बालक सृजनात्मक हो चाहे प्रतिभाशाली हो, शिक्षक की भूमिका तो सभी के लिए होती है। तो अब देखिए, उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पर, 97 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको वैसे बात करें कि पेपर में भी सुधार करवा चुका था मैं आपको। तो दोस्तों 97 जो क्वेश्चन है इसे आप छोड़ दीजिए। इसको जो क्वेश्चन है इसके क्या है कि थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसके ऑप्शन वगैरह जो भी हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसके आपको बोनस जो भी है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बात अपन करते हैं 98 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। लोक संप्रेषण में संदेश पाने वाले व्यक्ति का आमने सामने होना आवश्यक है? नहीं। आवश्यक होना तो बात बनते हैं। देखो, लोक संप्रेषण, अरे भाई संप्रेषण का मतलब है बातचीत या मान लीजिए कोई भी सूचना। तो सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सामने आमने सामने खड़ा होना जरूरी थोड़ी है।
कुछ और माध्यम भी तो होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सूचना भेज सकते हो। यानी कि ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन तो क्या होता है, गलत। 91 में 98 में पहला ऑप्शन तो हो जाता है गलत। दूसरा देखिए, लोक संप्रेषण में संदेश पाने वाले व्यक्ति का आमने सामने होना आवश्यक है, नहीं है, गलत है ये बात। तो लोक संप्रेषण का अभिप्राय सूचना, विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना, ये सही है। यानी कि इसमें से हमारा ऑप्शन जो होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। देखिए, लोक संप्रेषण का अभिप्राय सूचना, विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना है, बिल्कुल है। अवकाश के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें आप किसी के भी माध्यम से सीख सकते हैं, तो ये तो सही बात है। ये ऑप्शन अपना यानी कि केवल असही होगा, ठीक है, नहीं केवल एक नहीं, सॉरी देखिए यहाँ कुछ गलत हो जाता, केवल दो ऑप्शन सही है, एक तो सही है ही नहीं, एक सही नहीं है भाई, कौन सा सही है, दो सही है, बाकी और सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, लोक संप्रेषण का अभिप्राय, ये वाला ऑप्शन सही है, केवल दो सही है इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो सतत मूल्यांकन का आधार होता है, सतत मूल्यांकन का आधार होता है मौखिक कार्य, सही बात है, अवलोकन कार्य, बिल्कुल सही बात है, क्रियात्मक कार्य, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। तो दोस्तों ये सभी क्या नाम है, सतत मूल्यांकन से संबंधित होते हैं। मौखिक मूल्यांकन भी कर लेते हैं, मौखिक क्वेश्चन पूछ लो बच्चों से आप। अवलोकन कार्य, अवलोकन कार्य का मतलब होता है कि बच्चे की गतिविधियां देखिए आप, उसके भी आप क्या करोगे, उससे नंबर दोगे, मूल्यांकन करोगे। क्रियात्मक कार्य, बच्चे ने शैक्षिक जो खेल कूद से संबंधित क्रियाएं हैं उनसे संबंधित, तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, समग्र एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता, यानी कि सतत मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, मूल्यांकन को समग्र एवं नियमित बनाया जाता है, मूल्यांकन को समग्र एवं नियमित बनाया जाता है, इनमें, ये तो सही बात है, इनमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 की अगर अपन बात करें तो दोस्तों अपना जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 पे वो हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 100 पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ 100 अपना आंसर हो जाएगा। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, ये गलत बात है, क्योंकि इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, किया जाता है नहीं। परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए वो ठीक है, उसके अलावा उसकी शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है ना, सारी चीजें देखी जाती है, उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो इस आधार पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बात करते मन सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाता, ये सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 101 पे देखिए आप, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, व्यक्तिगत पर्सनल कारक जो होता है मनुष्य से संबंधित होता है। तो देखो संचार के साधन, ये तो मनुष्य से संबंधित नहीं है भाई, समवयस्क समूह नहीं, ये भी समाज से जुड़ा हुआ है, अध्यापक ये भी पर्सनल थोड़ी है, परिपक्वता एवं आयु ये स्वयं से जुड़ा हुआ है। अगर बालक परिपक्व नहीं है, बालक की आयु कह दो कि अधिगम के लायक नहीं है, या जिस स्तर का आप अधिगम कराना चाहते हो उस स्तर का नहीं है, तो बच्चा नहीं सीखेगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 पे देखिए, प्राचार्य को अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। आप प्राचार्य के पद पर नियुक्त हो और आप क्या करना चाहते हैं, अपने साथी जो अध्यापक हैं उनकी कार्य का मूल्यांकन करना चाहते हो, तो पहला ऑप्शन देखिए, छात्रों की राय लेकर नहीं, छात्रों की राय थोड़ी लेंगे, छात्र तो कुछ भी कहेंगे। छात्र तो क्या होता है कि कुछ अध्यापक जो होते हैं उनको बढ़िया लगते हैं, तो इसके आधार पर तो अपन निर्णय नहीं लेंगे। सहयोगी अध्यापकों की राय से नहीं, फिर तो भेदभाव पैदा होगा ना। स्वयं निरीक्षण कर, हाँ ये सही है, निष्पक्ष होकर के। अच्छा, तो दो ऑप्शन अपने पास बचते हैं, स और द, इनमें से भी स्वयं निरीक्षण करके आप पता करेंगे, मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो बात अपन करें कि आंसर सही हो, क्या नाम है, अपन मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा स्वयं निरीक्षण करके, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें,
अपने विद्यालय को एक आदर्श सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए आप निम्न में से किसी अनुपयुक्त समझते हैं, यानी कि गलत है, बाकी को उपयुक्त समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय पुस्तकालय का आसपास के लोगों द्वारा उपयोग, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आसपास के लोग आएंगे तो सामुदायिक केंद्र बनेगा। प्रति रविवार को स्कूली छात्रों के द्वारा समाज सेवा का कार्य, इससे भी सामुदायिक केंद्र बनेगा। रात्रिकालीन प्रौढ़ शिक्षा क्लास स्कूल में लगाना, ये भी सही है। प्रसिद्ध नेताओं का स्कूल कार्यक्रमों में आमंत्रित करना, नहीं। नेताओं से क्या मतलब है, स्कूल में नेताओं का क्या कार्य है, नेताओं को नहीं बुलाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 104 जो है दोस्तों, इसके भी आपको मैं बोनस करवा दूंगा, क्योंकि ये भी क्या है, थोड़ा मिस टाइप हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 104 नंबर के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 पे देखिए, एक बालक का संपूर्ण विकास किसी विशेष समय पर निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है। अब सुनो दोस्तों, बात अपन करते हैं। बालक का जो संपूर्ण विकास होता है, ये वंशानुक्रम व किस पर होगा, वातावरण पर या पर्यावरण पर, ये ठीक है, इस पर डिपेंड करता है दोस्तों। वंशानुक्रम और पर्यावरण पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 पे देखिए, किस कथन को आप सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, अपना सामाजिक आर्थिक स्तर, ये सार नहीं है भाई, यहाँ पर स्तर है। आप अपना सामाजिक आर्थिक स्तर सुधारने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक प्रभावशाली व्यावसायिक संघों का गठन करे, बिल्कुल सही है। हाँ, व्यावसायिक संघों का गठन शिक्षा में मजदूर, नहीं, ये तो गलत है। मजदूर किसी कर्मचारी संघ की भावना नहीं पैदा कर देगा, नहीं, गलत है। और अध्यापकों को अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का मार्ग अपनाना चाहिए। अरे हड़ताल थोड़ी करेंगे, फिर पढ़ाएगा कौन। यदि अध्यापक हड़ताल करते हैं तो छात्र उनके इस कदम की भर्त्सना करते हैं, नहीं। देखो सही बात होगी तो हड़ताल भी करेंगे, लेकिन बार बार हड़ताल करना भी सही नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना सामाजिक आर्थिक स्तर सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक प्रभावशाली व्यावसायिक समूह का क्या करे, गठन करे, ताकि वो आपके हितों की क्या कर सके, रक्षा करे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 पे देखिए, शिक्षक सृजनात्मक बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। सृजनात्मक बालक की पहचान करनी है तो दोस्तों बात अपन करते हैं। सृजनात्मक जो बालक होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है मौलिकता, यानी कि हम मौलिकता को पहचानेंगे और ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र निर्णय क्षमता से, देखो स्वतंत्र निर्णय क्षमता तो प्रतिभाशाली बालक के अंदर भी हो सकता है, जिज्ञासा जो प्रतिभाशाली बालक के अंदर भी हो सकती है। तो बात अपन करेंगे सृजनात्मक बालक की यदि पहचान करेंगे तो पहला ऑप्शन अपन मौलिकता को ही लेंगे। अगर मौलिकता नहीं होती तो शायद इनमें से अपन देखते, लेकिन मौलिकता को अपन यहाँ देखेंगे। आगे देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। कुछ आपकी क्लास में कुछ बच्चे तेज गति से सीखते हैं तो कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अन्य सभी बालकों की भांति ही उनको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अन्य बालकों से अधिक समय देंगे, हाँ ये सही हो सकता है। शिक्षण के समय उन्हें बार बार टोकते रहना चाहिए, नहीं, बार बार टोकेंगे तो उनमें क्या होगा, हो सकता है हीन भावना पैदा हो। दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, हाँ ये भी सही हो सकता है, लेकिन ब और ध में से ज्यादा जो उचित है वो ये अन्य बालकों से अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो देरी से सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 पे देखिए, किस समस्या के समाधान के लिए सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति, अच्छा बात अपन करते हैं, सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है तुरंत फैसला करता है, नहीं, तुरंत फैसला नहीं करेगा, क्योंकि तुरंत फैसला करेगा तो हो सकता है फैसला गलत भी लिया जा सकता है। समस्या के हर पक्ष पर सोच विचार कर निर्णय लेता है, हाँ ये ठीक है। और दूसरों से, इसको तो आप काट दीजिए, दूसरों से सलाह करके निर्णय करता है, नहीं, दूसरों से सलाह करेगा तो फिर बात अपन करेंगे कि सामाजिक परिपक्व कहाँ हुआ, वो सामाजिक रूप से परिपक्व हुआ ही नहीं, फिर तो कोई निर्णय नहीं करता, नहीं ये तो गलत है। यानी कि हम क्या करेंगे, सामाजिक रूप से जो परिपक्व बालक होगा वो समस्या के हर पक्ष पर सोच विचार करेगा, उसके बाद निर्णय लेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात अपन करते हैं 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं, एक टीम लीडर के रूप में अपने साथी गाइडों में नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि आप टीम लीडर हैं, ठीक है, और टीम लीडर हैं और आप क्या करना चाहते हैं, अपने जो साथी गाइड हैं उनमें भी नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, योजना बनाने के लिए समय निकालें जब आप सभी एक साथ मिल जाएं। सही बात है, सभी के साथ योजना बनानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नेता के पास आवश्यक संसाधन हो, ये भी जरूरी है। आवश्यक संसाधन नहीं होगा तो वो बात अपन करते हैं कि उसके अंदर भी नेतृत्व क्षमता का विकास नहीं हो सकेगा। नए नेताओं को अपने कार्यक्रम को समृद्ध करने के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 111 की। क्वेश्चन नंबर 111 पे बात करते हैं, देखिए
क्वेश्चन नंबर 111 पे बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 111 पे बात करते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। बिल्कुल इसका तो भाई अभी एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर अपना हो जाएगा क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार आवेश। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ये विधि होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस तरह से, ठीक है भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग नाम से विधि होती है, इसका प्रयोग अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112, सामाजिक परिपक्वता की प्राप्ति हेतु बालक विभिन्न प्राथमिक समूह के आवरणों को क्रमिक रूप से चीरता हुआ वृद्धि करता है। ये आवरण व्यवस्थित होते हैं। तो सुनो बात अपन करते हैं। सबसे पहले बच्चे के अंदर सामाजिकता आती है परिवार से, फिर पास पड़ोस से, सही बात है, मित्र मंडली से, और फिर विद्यालय से। हाँ, यहाँ ये ऑप्शन अपना सही है, परिवार क्रीड़ा नहीं, परिवार विवाह नहीं, परिवार मित्र मंडली रिश्तेदार नहीं। शुरुआत तो ये से होती है ना, परिवार के बाद में पास, सबसे पहले तो क्या करेगा कि परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करेगा, फिर पास पड़ोस के लोगों से बातचीत करेगा, फिर उसके मित्र बनेंगे, और फिर वो विद्यालय जाने लगेगा। तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 पे देखिए, संप्रेषण तभी सफल होगा जब विद्यार्थियों की संख्या 30-35 से अधिक न हो। आप कथन से सहमत हैं या नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये पहले भी दे चुका हूं, तो दोस्तों इसमें सहमत होंगे कि अपनी शिक्षण विधि में ये कहती है कि कक्षा के अंदर अगर 40 छात्र हैं तो संप्रेषण अच्छा होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, प्रभावी संप्रेषण निर्भर करता है वाक्यों की संक्षिप्तता पर। नहीं, ये तो नहीं होगा। वाक्यों में प्रयुक्त सही व्याकरण, नहीं, वाक्यों में प्रयुक्त अलंकारिक भाषा पर नहीं, व्यक्ति अथवा समूह के विचारों की सफलता पर। ये सही है। आपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनको लोगों ने कितना ग्रहण किया, कितना नहीं किया, यही संप्रेषण की सफलता, इन्हीं पर संप्रेषण की सफलता क्या करती है, डिपेंड करती है, निर्भर करती है। शिक्षण व्यवसाय के लिए आवश्यक है अध्ययन में रुचि। ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व तो जरूरी नहीं है, स्पष्ट अभिव्यक्ति भी जरूरी नहीं। पहली बात तो अध्ययन में रुचि होनी चाहिए। अध्ययन में रुचि नहीं है तो कोई मतलब नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 115 में आ हो जाएगा। 116 क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 116 क्वेश्चन नंबर देखिए, अध्यापक या तो सेवा में थे या सेवानिवृत्त हो चुके थे, शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, इस प्रक्रिया को रूपांतरण प्रक्रिया भी कह सकते हैं, बिल्कुल, जिसमें एक अकुशल व्यक्ति को एक दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर, सूची को सुमेलित करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का। देखिए 117 में बात अपन करें, 117 में, अच्छा 117 में सूची जॉन पी डीसी को देखिए यहां से मिलाते हैं। देखिए बात करते हैं यहां से, देखिए बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन, सही है। और एनसीईआरटी क्या होती है, इसमें बात अपन करते हैं। देखिए बात करेंगे इस पर सेन समिति। एक मिनट देखिए, इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, अध्यापकों के लिए आचार संहिता। हाँ ये ठीक है, अध्यापकों के लिए आचार संहिता पहला ऑप्शन। देखिए अध्यापकों के लिए आचार संहिता तो पहला ऑप्शन है। देखिए बात करें, ब को मिला देंगे 1 से, सही है, और ड को मिलाएंगे, स को मिलाएंगे 2 से, अनुदेशना तकनीकी, ठीक है। एनसीईआरटी वाला पहला ऑप्शन हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन, ठीक है। तो बात अपन करें दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा अ। देखिए ठीक है, बात अपन करते हैं यहाँ से कि एनसीईआरटी जो है ये तो क्या होती है, एनसीईआरटी जो होती है ये अध्यापकों के लिए क्या नाम है, आचार संहिता होती है, सही बात है। और अपे मिलाते हैं 3, तो क्या नाम से उधर जो ऑप्शन है उसको आप एक बार देख लेना, बाकी इसके हिसाब से उसको मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 पे बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 118 पर, विद्यालय के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपको किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी नहीं दी गई, आप क्या करेंगे? आपके विद्यालय के अंदर आपको कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कार्यक्रम में रुचिपूर्वक भाग लेंगे, सही हो सकता है। कार्यक्रम को बिगाड़ने का गुप्त रूप से प्रयत्न करेंगे तो गलत बात है।
प्रधानाध्यापक के सम्मुख अपना रोष प्रकट करेंगे, ये भी गलत बात है। क्वेश्चन नंबर जो चौथा ऑप्शन है, बिना किसी हिचक के अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे, द ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि वह भी अपना ऑप्शन हो सकता है, लेकिन द से बेस्ट है, इस वजह से द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे देखिए, व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को कराना चाहिए अभिवृत्ति परीक्षण कराना चाहिए। आपकी रुचि किसमें, किस व्यवसाय में है, ये कराना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पे बात करते हैं, आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं, यानी कि आप समाज से चाहते क्या हैं। देखिए, समाज आपका सम्मान करे, समाज आपको अति विशिष्ट व्यक्ति माने, जरूरी थोड़ी है विशिष्ट व्यक्ति मानेगा, अगर आपके अंदर अच्छे गुण होंगे तो विशिष्ट व्यक्ति मानेगा, वरना नहीं मानेंगे। समाज उचित व्यवहार करे, समाज आपको ध्यान दे, तो दोस्तों देखिए, समाज उचित व्यवहार करे, आपका व्यवहार यदि अच्छा है, विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट मानने योग्य तो विशिष्ट मान लेंगे, नहीं है तो फिर नहीं मानेंगे, यानी कि समाज उचित व्यवहार करे आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 121, व्यक्ति का अपने व्यवसाय के प्रति सभी प्रकार से समायोजन तभी हो सकता है जब वह अपने सहकर्मियों के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करता है, वह अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा का पालन करता है, वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं ही निर्णय लेता है, वह अपने सभी अधिकारियों तथा सहकर्मियों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, नहीं, वो अपने सहकर्मियों के साथ अपनी समस्या का समाधान करता है। बात अपन करेंगे कि मान लीजिए आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप अपने साथी मित्रों के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे, तो हो सकता है समस्या का आप क्या कर लेंगे, समाधान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 में देखिए, विकलांग छात्रों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। आपकी क्लास में कुछ विकलांग छात्र हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, विकलांग छात्र हैं, उनके संबंध में आपकी सोच क्या होनी चाहिए, उन्हें ये अवसर नहीं मिलने चाहिए, नहीं, गलत बात है, पढ़ने का अवसर सबको मिलना चाहिए। उन्हें सबके समान नहीं लाना चाहिए, नहीं, सबके समान लाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, उन पर दया व सहानुभूति करनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, दो ऑप्शन अपने पास बचते हैं, स और द, लेकिन स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें आगे बढ़ने के अवसर बराबर मिलने चाहिए, उन पर दया और सहानुभूति करनी चाहिए। देखो, बात अपन करते हैं, अगर दया सहानुभूति तो जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर यदि आप दे रहे हो तो ये चीजें तो उसमें अपने आप सम्मिलित हो जाएंगी, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में आप किस कथन से सर्वाधिक सहमत हैं। अध्यापक सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भाग लेकर अध्यापन के पेशे को उच्चतर सम्मान दिला सकता है। फिर देखिए, अध्यापक को सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत बात है, देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अध्यापक भी सामाजिक प्राणी होता है। सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने वाला अध्यापक विशेष शिक्षण के प्रति आस्थावान हो सकता है, गलत बात है। सामुदायिक नहीं, ये भी गलत बात है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों, हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, अध्यापक सामुदायिक कार्य में सक्रिय भाग लेकर अध्यापन के पेशे को उच्चतर सम्मान दिला सकता है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 पर अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन न्यूनतम रूप से ग्राह्य है, यानी कि सबसे कम रूप से आप किसे महत्व देना चाहोगे। देखिए, विशिष्ट अभिरुचियों जो माता पिता में दृष्टिगोचर होती हैं, वे उसके बालकों में नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जरूरी थोड़ी है कि मैं शिक्षक हूं तो मेरा बेटा भी शिक्षक ही बनेगा या उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा, नहीं, जरूरी नहीं। सही बात है, ये तो सही है। किसी गुण विशेष को वंशानुक्रम संप्रेषित तो कर सकता है, परंतु उसका प्रश्नोत्तर वातावरण पर निर्भर करता है, ये भी सही बात है। वंशानुक्रम द्वारा जो गुण संप्रेषित किए जाते हैं, उनका परिमार्जन समय समय पर होता है। देखो, परिमार्जन तो सही है, लेकिन समय समय पर हो ये जरूरी नहीं है। वंशानुक्रम के एक सैद्धांतिक सीमाएं जो कि पर्यावरण द्वारा भी प्राय बनी रहती है, तो सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स हमारा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये स हमारा आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम द्वारा जो गुण संप्रेषित किए जाते हैं, उनका परिमार्जन तो होता है, लेकिन समय समय पर होता है, ये जरूरी नहीं है। इस वजह से गलत है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ये बैठेगा सही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। और देखिए, अध्यापकों के व्यावसायिक संघों का एक प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों के स्तर को सुधारना, इनका दूसरा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए अध्यापकों के लिए कार्य के घंटे कम करवाना। नहीं, ये तो गवर्नमेंट करेगी ना भाई। हाँ देखो, ये तो नहीं है। देखो, विभिन्न अध्यापक संघों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न करना तथा अध्यापक संघों की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी, इससे क्या फायदा होगा। अध्यापकों के लिए काम करेंगे तो 5 व्यक्ति कर लेंगे, 10 व्यक्ति भी मिलकर के वो टाइम पास करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अध्यापकों के लिए अधिक उच्च वेतनमानों के लिए लड़ना
देश में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए रचनात्मक कार्य प्रस्तुत करना नहीं। 10 सही है। अध्यापकों के लिए अधिक से अधिक उच्च वेतनमानों के लिए लड़ना, तो ही क्या रहा है, अध्यापकों के लिए वो मतलब अध्यापकों को अच्छा यूं कह सकते हैं स्तर दिला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126 में देखिए, लिकट के अनुसार वो श्रेष्ठतम नेतृत्व, ये नेतृत्व है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, नेतृत्व शैली जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है कहलाती है, परामर्शदात्री नहीं कहलाती, उदार निरंकुश नहीं कहलाती, सहभागी कहलाती है भाई। आंसर क्या हो जाएगा? ब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 और आज का अंतिम क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का ये भी 20 प्रिंट है, एक मिनट देखिए। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, अधिगम अंतरण का ये यहाँ पर थोर्नडाइक है, क्या है? थोर्नडाइक। ठीक है। सिद्धांत कहा जाता है, समानता का सिद्धांत नहीं कहा जाता, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत इसमें सही है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो फैक्ट पर आधारित है दोस्तों, बाकी ये नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।